हेलो दोस्तों, आज का हमारा डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ का अगला टॉपिक है जो सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल आपका ऐसे में भी आ सकता है, ये बिल्कुल आपका लेटर के अंदर भी आ सकता है। तो आपके पास में इसकी कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे ऐसे की, और मतलब हमारे कंटेंट की। आप कुछ भी आएगा आप अच्छे से लिख पाओगे और मैं आपको इसके सारे एस्पेक्ट्स कवर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। This is me, Dipendra Singh Shaktaut, and these are my few videos on YouTube, and I have started a series of descriptive, जिसमें मैंने लगभग अभी तक 20 वीडियोस अभी तक मैंने बना लिए हैं। तो आप प्लीज़ उसको देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये तो सिर्फ कुछ ही है हाईलाइटेड वीडियोस, बाकी और भी काफ़ी वीडियो हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप उनको ज़रूर देखना। शुरुआत करते हैं हमारे सीईटी एग्जाम की। सबसे पहले तो सीईटी होता है क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट क्यों आया है? ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। ठीक है, ऑलरेडी हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आपको पता है बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर है, बहुत ही डिसमल कंडीशंस के अंदर है। एक होता है ना, एक एग्ज़ाम, मतलब मिनिमम 3 साल 5 साल 10 साल भी ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेना एक जनरेशन के लिए मतलब एक सपना सा हो गया है। ठीक है, क्योंकि कमीशन की जो प्रोसेसेस हैं उनकी बहुत ही सुस्त तरीके से काम करती है वो। ठीक है, पॉपुलेशन भी काफ़ी है बच्चों की। ठीक है, पर आपको काम तो फिर भी करना ही होगा। इलेक्शन आप देखते हो तो कुछ ही दिनों के अंदर आपका इलेक्शन रिजल्ट भी आ जाता है और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हो भी जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे एक एग्ज़ाम होने के लिए आपको मिनिमम 3 साल 4 साल तो नॉर्मली लग जाते हैं। बच्चों का, एस्पिरेंट्स का बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है जवानी, जिसमें वो अपनी तैयारी करते हैं, कुछ सपने देखते हैं, उनको पूरा करने के लिए लग जाते हैं। पर क्योंकि ये इस तरीके से एग्ज़ाम की प्रोसेस होती है तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर्स, काफ़ी तरह की हार्डशिप्स होती, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो। और हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है जिसमें हम इसको तैयारी करते हैं, वो काफ़ी बुरी तरीके से बच्चे इस चीज़ को फेस करते हैं और काफ़ी बुरी कंडीशंस हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इन कारणों की वजह से सुसाइड्स देखने को मिलते हैं, मेंटल डिसबैलेंस हो जाते हैं। कई बहुत सारी हार्डशिप्स देखने के बाद में हम कभी कभी उनको बियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी एक आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया, चाहे आपका आरआरबी रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम, इन एग्ज़ाम्स के लिए अभी 2 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। ये लगभग अभी इस चीज़ को 2 ईयर्स गुजर चुके हैं और अभी एग्ज़ाम की डेट तक अभी क्लियर नहीं हो रखी। तो आप सोच सकते हो, और इसके लिए लगभग 2 करोड़ प्लस जो लोग थे उन्होंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो उसमें कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, जैसे कि मैं हो गया और भी मेरे कई काफ़ी फ्रेंड्स हो गए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ जा चुका है, और हमारा होता ना ऑलरेडी जो प्रोसेस है वो कितनी बुरी तरीके से 2 सालों में अभी तक उसकी एग्ज़ाम डेट नहीं पता है, एग्ज़ाम कब होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा और कब ज्वाइनिंग होएगी। ठीक है ना, तो बहुत ही बुरी कंडीशंस में है। तो इन सब चीज़ों को बियर करना मुश्किल हो पाता है। ठीक है, लगभग हर साल 2.5 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। 1.25 लाख वैकेंसीज होती, चाहे वो आप रेलवे का देख लो, बैंक का देख लो। ठीक है, आप रेलवे देख लो, आप एसएससी देख लो, आप बैंक का देख लो। ठीक है, तो आप कंबाइन करोगे तो 2.5, आप इमेजिन कर सकते हो इतनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन तक नहीं है 2.5 करोड़ की। ठीक है, जितने हमारे यहाँ पे सिर्फ फॉर्म भर देते हैं हम लोग। ठीक है, सीईटी जब आएगा तो उसका आप ये देखते हो कि कोई बंदा एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की कर रहा है, कोई रेलवे की कर रहा है, कोई भी एग्जाम होता है उसका पहले प्री दो, फिर मेंस दो, सबका अलग अलग प्री होता है। तो कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को होता है ना, रिपीटेशन ऑफ प्री जो होता है, प्री से आप सिर्फ इतना सा जज करते हो प्री एग्जाम से कि कौन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और कौन नहीं करना है। बस उनको थोड़ा सा आपको अलग अलग कर देना है कि पढ़ने वाले इधर आ जाओ और नहीं पढ़ने वाले इधर आ जाओ। ठीक है, तो यही एक मकसद होता है प्री का। तो यहाँ पे सीईटी का कंसेप्ट ही यही है कि आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, जिसके अंदर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम सबका सेम होगा, आपको रिपीटेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको सबके अलग एग्जाम देने की। ठीक है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो सारे कंपोनेंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं अगली वाली स्लाइड्स में। और ये जितनी भी अबव प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो होगी ये सीईटी की वजह से इरेडिकेट हो जाएगी, ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था कि आरआरबी हो गया, आपका एसएससी हो गया और आपका
बैंक के एग्ज़ाम्स जितने भी हो गए, ठीक है। ये सारे बी और सी ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लगभग नॉन गजेटेड पोस्ट इनको कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। इन एग्ज़ाम्स का एक कॉमन टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। सिर्फ एक साल में 2 बार टेस्ट होगा वो। वन टाइम उसकी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, आपको काफ़ी पैसों की भी बचत होगी। हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग से फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। और NRA जो है आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, ठीक है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, वो आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। CET का पूरे ऑल ओवर इंडिया होगा, ठीक है। और ये CET का जो स्कोर होगा ये आपके लगभग होता ना, हर एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो वहाँ पे काम आ सकता है। वो स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी एग्ज़ाम्स उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिट करती है। प्राइवेट कंपनीज़ के साथ भी शेयर किया जाएगा, अदर कोई अगर रिक्रूटमेंट एजेंसी उसके साथ भी शेयर किया जाएगा, ताकि आपको बार बार प्री देने के लिए झंझट खत्म हो जाए, ठीक है ना। और लगभग ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका एक सेंटर होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कुछ गरीब लोग होते हैं, गरीब बच्चे भी होते हैं, कुछ वुमेंस होती हैं, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती है, तो उनको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। ये जो एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, ये ग्रेजुएट के लिए अलग से होगा प्री, जो आपका +2 लेवल होगा उसके लिए अलग होगा, और जो आपका होता है ना सेकेंडरी जो 10th लेवल होता है उसके लिए भी आपका अलग। 3 लेवल होंगे इसके, ठीक है ना, ग्रेजुएट के, एक हायर सेकेंडरी के और एक सिर्फ सेकेंडरी के, ठीक है। तीनों का पैटर्न सेम होगा, लेकिन इनका जो एग्जाम का लेवल होगा वो कहीं ना कहीं अलग होगा, ठीक है। उनका देयर विल बी अ सेपरेट CET, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वालिफिकेशन की बेसिस पे आपका सेपरेट CET ज़रूर होगा, ठीक है। और द स्कोर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट जो CET के अंदर होंगे, उनका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये 12 लैंग्वेजेस, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8th शेड्यूल के अंदर जो पड़ा हुआ है, ठीक है, 12 लैंग्वेजेस, उन सब के अंदर ये वाला एग्ज़ाम होगा। इसका जो स्कोर होगा वो लगभग 3 साल के लिए वैलिड होगा, और ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के अंदर, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस सेम है जो हमारे SSC के अंदर होता है, कि 25-25 क्वेश्चन के ये 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपकी रीजनिंग आ गई है, GK आ गई है, मैथ्स आ गई है और इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगा, और 1/4 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा आपके सिलेबस का, ठीक है। ये आपका इस तरीके से एग्जाम होगा। अब कुछ इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है तो इसका क्या बेनिफिट है। सिंगल एग्जाम होगा तो आपकी कहीं ना कहीं फॉर्म भरना ही एक एग्जाम के लिए खर्चा नहीं होता है। काफ़ी मिससेलेनियस होते हैं, आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है, ऑटो करना पड़ता है, पेन मतलब होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, टैक्सी करनी पड़ती है ना। आपको अगर आउट ऑफ सिटी है तो आपको होटल भी लेनी पड़ेगी स्टे करने के लिए, तो काफ़ी आपका जो होता है ना मनी और टाइम आपका काफ़ी सेव होगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपके ऊपर फाइनेंशियल जो बर्डन होता है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, जैसे मैंने बताया मिससेलेनियस एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपके एग्जाम्स, जैसे आपको 10 एग्जाम देने थे, सबके प्री अलग देने थे, अब आपको एक ही प्री का स्कोर सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स थोड़े फास्ट होंगे, एग्जाम की प्रोसेस थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी, ठीक है ना, सब कुछ थोड़ा फास्ट होने लगेगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, है ना। बर्डन जो होगा हर एक इंडिविजुअल कमीशन के ऊपर, जैसे प्री अगर आप SSC की बात करते हो, आप अगर रेलवे की बात करते हो, तो प्री के लिए ही आपके पास SSC लगभग होता है ना, CGL के लिए 20 लाख बच्चों को अलग से करो, CHSL के लिए 20 लाख अलग से करो, रेलवे के लिए 2 करोड़ अलग से करो, ग्रुप D के लिए 2 करोड़ अलग से करो। तो यहाँ पे आपका प्री का जो झंझट होता है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ मेंस के लिए आपको अलग से SSC एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। वो आप देख सकते हो लगभग 1.25 लाख ही होंगे मेंस के लिए। तो कहाँ 20 लाख के बर्डन था, अब कहाँ 1.25 का आ गया है बर्डन, है ना। तो ये काफ़ी बर्डन कमीशंस के ऊपर भी कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, डिप्रेशन, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में रहते थे, वो इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं उनको निजात मिलेगी, उनको फ़ायदा मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास में काफ़ी ब्रॉडर हो जाएगी, क्योंकि वही स्कोर जो आपका होगा वो काफ़ी जगह एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। तो आपको अलग से बार बार प्री देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ का भी आपका ब्रॉड हो जाएगा। इम्प्रूव्ड क्वालिटी लाइफ हो जाएगी एस्पिरेंट्स की, क्योंकि
काफ़ी सारी होता है ना, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल दौर से होके गुजरती है, तो अगर उनको एटलीस्ट डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन से अगर छुट्टी मिल जाए तो वो अपना एग्ज़ाम वैसे ही क्लियर कर जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। अलग अलग एग्ज़ाम में काफ़ी चीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब एक ही एग्ज़ाम होगा तो उस पर फोकस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे होता है ना, आप सिक्योरिटी और हर चीज़ की आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो बजाय उसके अलग अलग होने का। ठीक है, तो देश के अंदर हमारे लगभग कम से कम 1000 CET के सेंटर्स खोले जाएंगे जहाँ पे आपका एग्जाम होगा, NRA करवाएगी, और लगभग ऑल इंडिया आपको 700 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये होगा, और भी इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स ऐड होंगे। अभी वो उसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा जो आपके रूरल यूथ हैं, वुमेन्स हैं, और जो कुछ डिसएडवांटेज कैंडिडेट्स होते हैं जो हर एक एग्ज़ाम को देना होता ना, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा इस चीज़ का। ओवरऑल मिला के इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, इसलिए इस स्कीम का हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होना है। अब पर इसके साथ में हर चीज़ करप्शन जैसे होता है ना, कुछ चैलेंजेस भी हर चीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं, पर हम ग्रेटर गुड की तरफ देखते हैं, पर हमें चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है करप्शन, क्योंकि करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया को दीमक की तरह खा रहा है। आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रोसेस होती है वहाँ करप्शन का लोग जुगाड़ निकाल ही लेते हैं और करप्शन करते हैं। तो स्पेशली गवर्नमेंट को यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि साल में होता है ना 2 एग्ज़ाम ही हो रहे हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, तो हो सकता है आप एक ही दो, हो सकता है आप दोनों दो, तो आपका वहाँ पे करप्शन कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर, NRA को इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला एस्पेक्ट, टेक्निकल ग्लिचेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, ये चीज़ भी एक सामने आती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब इतने लोगों का एक साथ में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है जिसको हम CET बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो NRA होगा उसके ऊपर काफ़ी खुद बर्डन में आ जाएगा, क्योंकि लैक्स और करोड्स के अंदर आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपसे एग्ज़ाम ले रहे होंगे, तो आपको भी NRA को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, एक एस्टिमेशन है कि लगभग 5 करोड़ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो CET के लिए रजिस्टर करने वाले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अभी तक तो जैसे RRB 2.5 करोड़ की करवाने वाली है, पर अब तो NRA के पास में 5 करोड़ का बर्डन है। तो ये सारी चीज़ें इनको फोकस करनी चाहिए। अगर ज़्यादा होता ना, मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल क्लियर रिटन एग्जाम, प्रीलिम्स ज़्यादा एग्जाम क्लियर करेंगे, तो जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है और आपका जो इंटरव्यू वाला फेज़ होता है, मेंस का फेज़ जो होगा वो वहाँ पे आपको काफ़ी कंपटीशन फेस करने को मिलेगा। ठीक है, पहले आप अगर 700 में से पेपर अगर आप अटैम्प्ट करते थे, तो अब आपको 500 में से ही करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ्स फिर से हाई जाने वाली है यहाँ पर, और कंपटीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, कुछ एक डिसएडवांटेज RRB कैंडिडेट्स के लिए है कि अभी तक उनके इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं होता था, अब उनको अलग से इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको हमें ओवरकम करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल आपका जो ये CET और आपका NRA वाला है कंसेप्ट, ये बहुत ही यूनिक और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। होता ना, टाइम जब चेंज होता है तो हमें भी उसके साथ में डायनामिकली चेंज होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया, हम सबको मिलकर इसको एक सक्सेसफुल बनाना चाहिए, और हमें अपनी जितनी भी स्टार्टिंग में हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी उससे हमें छुटकारा मिले। सो आई होप दोस्तों ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।